Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th Political Science first chapter part 3. So let's start part 3. Our first topic is the role of judiciary. The judiciary in India has played an important role in strengthening a democracy and helping to make towards achieve the objective of social justice and equality. बता रहा है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो हमारी डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. साथ ही साथ वो हमारे समाज में जस्टिस और इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. वाइल इंटरप्रिटिंग द provision of the constitution, the judiciary has always taken into the consideration of the fundamental objective. बता रहा है कि जो न्यायपालिका होती है वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर ही हमें न्याय देती है, हमें जस्टिस देती है. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के इंटेंशंस को देखकर ही वो ट्राई करती है कि हमारे समाज में जो है जस्टिस और इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो सके. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द contribution of the judiciary in this regard with the help of following point. तो बता रहा है कि चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जुडिशरी जो है किस तरह से हेल्प करती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिनको लेकर जुडिशरी जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देती है. तो उसमें से पहला पॉइंट क्या है? द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बता क्या रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डायनेमिक. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गतिशील है. इट इज़ लिविंग डॉक्यूमेंट. बता रहा है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन एंड द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक दोज चेंजेस. बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया जा सकता है कंडीशन के हिसाब से, और उसका राइट्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. द जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक change in the constitution, but at some time specific the limitation on this power. बता रहा है कि जुडिशरी जो है वो बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है चेंज करने का, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है. द जुडिशरी हैज़ टेकन अ स्टैंड दैट द पार्लियामेंट वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बता रहा है कि जुडिशरी में जो भी चेंजेस होता है वो पार्लियामेंट करता है थ्रू द अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का मतलब संशोधन का मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो चेंजेस. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंजेस होता है वो पार्लियामेंट करता है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता. अब बेसिक स्ट्रक्चर कैसे? जैसे टैक्स को हटा के, पहले बहुत सारे टैक्स थे, उसको हटाकर जीएसटी लाया कि मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसने टैक्स को नहीं हटाया बल्कि टैक्स में चेंजेस किए. तो वही है कि उसमें चेंजेस कर सकते लेकिन उसे पूरी तरह से हटा नहीं सकते. देखिए आगे क्या दिया है. प्लीज़ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इंक्लूडेड फॉलोइंग प्रोविज़न. देखिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है. तो पहला क्या है? रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो बता रहा है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो गणराज्य है और लोकतांत्रिक है. मतलब कि गणराज्य और लोकतांत्रिक का मतलब यहाँ पे जनता का राज होता है, ये प्रिंसली स्टेट नहीं है. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संघीय प्रणाली. संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? राज्य का समूह जो होता है उसे हम संघ कहते हैं. तो संघीय प्रणाली मतलब बहुत सारे राज्यों से मिलकर जो बना है वो है हमारा देश, और उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब कि हम अपने देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं. मतलब एकता और अखंडता को ही प्रमोट करते हैं. सर्वजनिटी ऑफ द नेशन. सर्वजनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, राजकीय सत्ता. मतलब हमारे यहाँ पर कैसा है? राजकीय सत्ता चलती है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है हमारे भारत देश का. उसके बाद सेकुलरिज्म एंड सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा देश धर्म प्रधान और प्रधानता. सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष और सुप्रीमेंसी का मतलब होता है प्रधानता. तो हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष और साथ ही साथ प्रधान देश है. प्रधान देश का मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव देश है. नेक्स्ट
significant judicial decision. The protection provided to the citizens by fundamental rights in the constitution has been made more meaningful through the various decision of judiciary. बता रहा है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के पास, उसे और भी स्ट्रांग बनाने के लिए, और भी मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत सारे डिसीजन हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका ने लिया है. उसमें से कुछ डिसीजंस है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑन विच द कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस. सबसे पहला डिसीजन लिया है चिल्ड्रंस के अधिकार को लेकर, मतलब और चिल्ड्रंस का अधिकार और स्ट्रांग बने. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के प्रोटेक्शन को लेकर. प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, महिलाओं के सम्मान और उनके गौरव को लेकर. इंक्लूडिंग फ्रीडम एंड ट्रिबल एम्पावरमेंट. दिस एफर्ट हैड मेड मोर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर. बता रहा है कि हमारा जो न्यायपालिका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भारत सरकार ने सभी अधिकार दिए. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत के हर एक पीपल को अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी उसे और स्ट्रांग बनाने के लिए हमारी न्यायपालिका ने कुछ डिसीजन लिए हैं. वो डिसीजंस ये थे जो अभी हमने डिस्कस किया. अब हम लोग देखते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड गुड गवर्नेंस और द बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिसेस. बता रहा है कि डेमोक्रेसी को जो है स्ट्रांग बनाने के लिए अच्छी गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट को चलाने वाले अच्छे लोग होने चाहिए. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस. व्हाट शुड बी डन बाय द ब्रिंग गुड गवर्नेंस इन द डेमोक्रेसी. बता रहा है कि कुछ नीचे मैंने पॉइंट्स दिए हैं जो क्या कर सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट को अच्छा बनाने के लिए. और अगर ऐसा होता है तो जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट के थ्रू बहुत स्ट्रांग होगी. तो पहला क्या है, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. तो सबसे पहला है वही उत्तरदायी. रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए. इफेक्टिव एंड इफ़िशियंट गवर्नमेंट. इफ़ेक्टिव प्रभावी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसका प्रभाव पड़े लोगों की लाइफ पर. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब सेम उत्तरदायी गवर्नमेंट. ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो काम जनता को दिखना चाहिए. जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट. और जो भी काम कर रही है उससे देश का विकास होना चाहिए. पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और पीपल्स को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके और गवर्नमेंट के डिसीजन लेने में सहायता कर सके. मतलब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले वो पीपल्स के ओपिनियन से ले. नेक्स्ट क्या है, प्लीज़ अंडरस्टैंड. फाइंड आउट द judgment given by the Supreme Court on the above subject in recent year and discuss them. तो बता रहा है कि वही जो भी अभी पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिए हैं तो उन डिसीजंस के ऊपर डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए. इन दिस चैप्टर वी टुक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. बता रहा है इस चैप्टर में हमने कुछ रिव्यूज़ लिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से वर्क करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट के बेसिक्स वर्क क्या होते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी किस तरह से स्ट्रांग बनती है. इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. देयर आर मेनी चैलेंजेस बिफोर इंडियन डेमोक्रेसी. लेकिन फिर भी इंडियन डेमोक्रेसी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं. गवर्नमेंट एक्ट एंड पॉलिसीज़ हैव नॉट पुट एन एंड टू ऑल द प्रॉब्लम्स. बता रहा है गवर्नमेंट एक्ट तो कर रही है, पॉलिसीज़ भी बना रही है, लेकिन वो पॉलिसीज़ पूरी तरह से प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर पा रही है. देयर आर सेवरल न्यू प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग अस. कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ ही जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. हाउएवर व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट इज़ दैट द पीपल इन इंडिया हैव डेवलप्ड अ डेमोक्रेटिक माइंड सेट. तो बता रहा है कि जो पीपल्स है, however what is important is that people in India have developed a democratic mindset. बता रहा है कि पीपल जो है, पीपल का माइंडसेट पूरी तरह से क्या है कि पीपल जो डेवलपमेंट होगा
वो डेमोक्रेसी से ही होगा। और जाहिर सी बात है डेवलपमेंट जो है वो भारत का डेमोक्रेसी की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि अगर पावर जो है वो एक एक जन के हाथ में लग गया तो पावर का मिसयूज़ हो सकता है। इसीलिए डेमोक्रेसी इज़ बेटर। डेमोक्रेसी की वजह से ही देश का विकास हो सकता है, और ये माइंडसेट पूरी तरह से है किसका, इंडियन पीपल का। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया में इलेक्शन किस तरह से होता है, उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, कितने कितने स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये चैप्टर पूरी तरह से अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।